नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका बिग न्यूज में। बात पटना से शुरू करेंगे। पटना में बिहार विधान परिषद के बाहर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुनील सिंह ने एक बार फिर से मंत्री अशोक चौधरी पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगाया और कहा कि वे जल्द ही इसके सबूत सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इससे पहले अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा था कि सुनील सिंह बिना तथ्य के बयान दे रहे हैं। वहीं शराबबंदी को लेकर भी सुनील सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सदन के अंदर मंत्री और विधायक शराब पीकर आते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पटना में देर रात शराब मामले में कई छात्रों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की शराबबंदी नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इन आरोपों की निष्पक्ष तौर पर जांच कराएगी? क्या जनप्रतिनिधियों पर भी समान रूप से कानून लागू होगा? पहले आप बयान सुनिए और उसके बाद इसका विस्तार से चर्चा। स्वाभाविक है कि उतना बड़ा भ्रष्टाचारी इस राज्य में कोई नहीं है जो अरबों रुपया भ्रष्टाचार से खूब कमाई संपत्ति अर्जित किया हो, तो उनमें उनका ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है। इस पूरे राज्य में कोई नहीं है और अगले के ज्ञान के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति अगर बखान करता है तो उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका मेरे दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन अगर इस तरह का बेतुका बयान देंगे तो अगले से भी उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया, अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां जितने लोग भी हैं सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं, निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हमें तुम्हें घरे हमें सब में व्यापक रहा। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेंट बिहार विधान मंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। तो अब ये देखिए, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहां पर सुनील सिंह। वो कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कहां है ये भी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि सदन के भीतर तक विधायक और मंत्री शराब के नशे में आते हैं। वो कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी नशे से बर्बाद हो रही है। वो कह रहे हैं कि तमाम तरह के सूखे नशे शराबबंदी के चलते प्रचलन में आ चुके हैं और जिसके चलते नशाखोरी बढ़ रही है और युवा बर्बाद हो रहा है। और बात उस पर जो कल से शुरू हुई, जो उससे पहले से शुरू हुई और लगातार जो नोकझोंक हम सदन के भीतर देख रहे हैं, अब वही नोकझोंक सदन के भीतर से लेकर बाहर तक चर्चा में है और लगातार जारी है। जहां फर्जी डिग्री को लेकर सवाल आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने लगाया और जो कल चैलेंज मंत्री अशोक चौधरी ने किया था कि आप सबूत दिखाइए बिना सबूत के नहीं, और अगर आप यह साबित नहीं कर पाए तो फिर इस्तीफा दीजिएगा। तो अब सुनील सिंह का यह कहना है कि मेरे पास सबूत हैं और बहुत जल्द मैं उन सारे सबूतों को सार्वजनिक करूंगा। लेकिन सवाल यह कि बिहार की राजनीति इन मुद्दों से किस तरफ मुड़ेगी, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह सवाल बड़ा है। क्या इसके पीछे यही माना जाए कि यह सबसे बड़ा मुद्दा अब बिहार में बनने वाला है? शराबबंदी जाओ जिसको समाज सुधार के लिए एक बड़ा कदम माना गया, क्या वही सरकार के अब गले की हड्डी बन जाएगा? लगातार जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, बीच बीच में भी तमाम तरह की रिपोर्ट आई और उन रिपोर्ट्स में यह तक पता लगा कि शराबबंदी के बाद से भी शराब पीने वालों की संख्या बिहार में तेजी के साथ बढ़ी है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। मुकेश जी,
जो सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच की जो नोकझोंक हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, अब वो सदन के भीतर से लेकर बाहर तक आ गई है और अब तो खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। सुनील सिंह ने कह दिया कि जो नकली डिग्री की बात हमने की थी, हम उसके सबूत अब सार्वजनिक करेंगे। बिल्कुल क्रांति के आज करीब 4 दिनों से ये मामला जो है लगातार विधान परिषद में 4 दिनों से ये लगातार मामला चल रहा है। पहली दफा जैसे ही सुनील सिंह ने इस बातों को कहा कि इनकी जो डिग्री है, इनकी जो योग्यता है, जो इनका शैक्षणिक योग्यता है, वो योग्यता ही फर्जी है। मतलब उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो इनकी पीएचडी की डिग्री है, जो इन्होंने मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री उन्होंने लिया था, एमए जो है उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से किया था, और उसके बाद जो है इनकी जो शैक्षणिक योग्यता पर ही उन्होंने सवाल खड़ा किया। उस पर सीधा सीधा अशोक चौधरी ने एक थ्रेटनिंग देते हुए कहा था, विधान परिषद के अंदर एक थ्रेटनिंग देते हुए कहा था कि अगर फर्जी आप साबित कर देते हैं तो आपको सदन के अंदर से इस्तीफा दे देना होगा। उन्होंने साफ तरीके से इस बात का डिमांड किया था कि अगर आप फर्जी डिग्री हमारा है और अगर आप इसको साबित कर देते हैं तो अगर ये जो हमारी डिग्री फर्जी है और अगर आप साबित करते हैं तो हम चूंकि सदन से जो है वो चूंकि इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये चूंकि नोकझोंक लगातार चलते रहा जी। उसके बाद सीधा जो है ये अशोक चौधरी पर जो है सुनील सिंह ने इतना ये प्रहार किया कि बाद में बाहर में आकर के अशोक चौधरी ने इस बात को कहा कि सदन के अंदर उनकी जो बातें हैं उस पर बहुत ज्यादा हम गंभीर नहीं होते, अगर उनको किसी तरीके से फरियाना है तो वो बाहर आ जाए। मतलब कि अब आप ये कह सकते हैं राणा कि सदन के अंदर जो बातों का गरिमा है, जो शब्दों की गरिमा है, अब वो गरिमा पूरे तरीके से खत्म होता जा रहा है। सदन के अंदर नोक झोंक, चूंकि गाली गलौज इस तरीके की प्रथा होती है जो कि जिसको कि पूरा देश देखता है, केवल बिहार ही देखता है, ये सो बात नहीं है। क्योंकि जब सदन चलता है तो पूरा देश जो है उस सदन को देखता है, और ये बजट सत्र है और बजट सत्र को जो है पूरा देश देखता है कि ताकि बिहार में इस बार जो है बजट जो पास हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें हो रही है, किन किन विभागों में कितना बजट जा रहा है, तो इस तमाम चीजों पे जो है वो लोगों की नजर होती है। लेकिन अब सदन के अंदर जो गरिमाई बातें होती थी, जो सिद्धांतिक जो बातें होती थी, वो बात अब पूरी तरीके। मुकेश जी, इसी के साथ अब मुद्दा शराबबंदी तक भी पहुंच गया है। शराबबंदी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दावा यह किया जा रहा है कि मंत्री विधायक तक सदन के भीतर शराब पी कर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बात जो है आरएलएम के नेता जो है आनंद माधव ने इस बात को उठाया था और ये कहा था कि इसमें जो है शराब का जो ये नियम लगा, शराबबंदी कानून 2016 अप्रैल में जो लागू हुआ, उसमें कई बार संशोधन किया गया। पहले आपको याद होगा रहना कि ये एक कानून निकाला गया था जिस समय इसको लागू किया गया था कि किसी भी घर में शराब पीते हुए लोग पकड़े जाएंगे, उस घर को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद जब इस पे कई विवाद उठे, कई बार ये सदन में हंगामा हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अब ये किसी गाड़ी में अगर शराब पकड़े जाएंगे तो उस गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा, ये नियम आई थी। अब आया कि नहीं, अब तीसरी बार जो है उसमें फिर संशोधन हुआ। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है अब कि सरकार के जो विधायक है, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक है, मतलब कि एनडीए के जो विधायक है, वो अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनके बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो जीतन राम मांझी इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब आरएलएम के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं, एलजेपीआर के विधायक का भी बयान इसी पर आया था। तो यानी कि अब एनडीए के भीतर तक से अगर सवाल उठने लगे हैं तो सिर्फ धुआं नहीं है, आग भी लगी है। मुकेश जी आवाज मिल रही है आपको? मुकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी आवाज। हाँ, क्योंकि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अब कि एनडीए में पहले तो केवल जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे थे, अब आरएलएम के विधायक सवाल उठा रहे हैं, एलजेपीआर के विधायक का भी बयान इस पर आया, यानी कि अब सिर्फ धुआं नहीं है, अब कहीं ना कहीं आग भी लगी हुई है।
बिल्कुल, देखिए राणा, आप ये इस बात को कह सकते हैं कि जब ये सदन के बाहर जब ये जीतन राम मांझी ने इस बात का सवाल उठाया था और उसने ये कहा था कि जो मुसहर जाति के लोग हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो थोड़ा बहुत थक जाते हैं, तो उसमें जो है वो दवा के रूप में उस शराब का सेवन कर लेते हैं। और जो है वो, अब चूंकि अब शराब जो है अब घर तक पहुंच रही है, तो हम लोगों ने, आपको याद होगा कि उस समय भी हम लोगों ने एक खबर चलाई थी, और चूंकि उनके बातों का कोट करते हुए ये चूंकि कहा था कि हुई महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, उसी पर हम लोगों ने ये खबर लेकर के खबर चलाया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब सदन के अंदर इस बात को कहा गया कि जो ये चूंकि एलजेपी के विधायक ने भी कहा कि तेजस्वी यादव का जो है वो अब टेस्ट करा लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो सवाल उठ रहे हैं सिर्फ सरकार के विधायक पर नहीं, मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो इसी के साथ शुरू है ही, और जिसमें यह भी कहा जा रहा है एक के बाद एक कि अगर आरोप सरकार के विधायक और मंत्रियों पर हैं तो फिर पलटवार में आरोप विपक्ष के नेताओं पर, उनके विधायकों पर भी हैं। यानी कि क्या सिर्फ यह आरोप प्रत्यारोप है या इसके पीछे छिपी हुई सच्चाई को जानना जरूरी है। अगर यह बात उठ रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी, धुआं बिना आग के नहीं उठा है, कहीं ना कहीं आग लगी है, तभी आग सुलगी है, उसके बाद ही धुआं उठना शुरू हुआ है। यह हो सकता है कि जिस तरह से सबको कहा जा रहा है कि विधायक और मंत्री शराब पीकर आते हैं, तो सब ना होकर चुनिंदा होंगे, कुछ होंगे, लेकिन अगर आ रहे हैं तो यह सवाल बड़ा है, यह मामला गंभीर हो जाता है। मुकेश जी, मुकेश जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। हाँ, तो मुकेश जी, क्योंकि धुआं तभी उठ रहा है जब कहीं ना कहीं आग लगी है, भले से जितना बड़ा दिखाया जा रहा है उतना ना हो, कम संख्या में लोग हो, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई नजर आती है कि सदन के भीतर शराब पीकर जा रहे हैं माननीय? देखिए ना, ये तो अब जो है सो टेस्ट का विषय है, लेकिन ये बात कहीं से ना कहीं से उठा है कि अब चूंकि एक इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है कि नो स्मोकिंग विदाउट फायर, मतलब बिना आग का धुआं नहीं होता है। तो धुआं, आपने चूंकि सही कहा कि धुआं जो है कहीं ना कहीं तो दिखाई जरूर दे रहा है, कहीं ना कहीं आग लगी होगी, धुआं उसके बाद उठ रहा है। तो जाहिर सा बात है कि देखिए अब जो है सो शराब के लेकर के हम लोगों ने कई विधायकों से पूछा कि क्या आप जो है सत्ता पक्ष में है, शराब चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है इसको सख्ती से पालन ये किया जाना है, हम इसके पक्ष में नहीं है कि शराब चालू होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम चूंकि इसमें हम संशोधन करने की बात कह रहे हैं कि इसका जो नियम है, जो नियम लगाने की बातें कही जाती है, इसमें गरीब और गुरबा लोग जो है वो फंसता है, तो उसमें जो है उसके नियम में संशोधन किया जाना है। उस पर जो है सो आरएलएम के नेता ने सवाल उठाया और इसी बात को लेकर के आज सदन के अंदर भी इस बात को लेकर के काफी जोरदार बात हुई। बिल्कुल, शुक्रिया मुकेश जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। गोरखपुर में आयोजित एक आई कैंप ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सिकरीगंज कस्बे के एक निजी अस्पताल में 1 फरवरी को लगाए गए शिविर में 30 मरीजों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। आप सोचिएगा, सस्ती चिकित्सा और बेहतर दृष्टि की उम्मीद लेकर पहुंचे इन मरीजों की हालत ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर ही बिगड़ गई। आंखों में असहनीय दर्द हुआ, मवाद और रक्तस्राव की शिकायतें सामने आई। संक्रमण इतना गंभीर था कि अब तक 9 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। सोचिएगा कि पहले तो सिर्फ मोतियाबिंद की परेशानी थी, अब पूरी आंख को निकालना पड़ा, जबकि अन्य कई मरीजों की रोशनी बचाने की कोशिश जारी है। मामला तूल पकड़ने पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर सरकार से सवाल पूछे। उधर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने नेत्र विभाग को सील कर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कल्चर रिपोर्ट में गंभीर संक्रमण की पुष्टि हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों की निगरानी ठीक से कर रहा है? क्या ऐसे शिविरों के लिए सख्त मानक और जवाबदेही तय होगी? क्या पीड़ितों को न्याय और उचित मुआवजा मिलेगा? पहले बयान सुनिए, क्या पीड़ितों ने कहा, उनके परिजनों ने कहा, उसके बाद इस पर आगे की बात करेंगे। जो है हमारी भाभी जी लगती थी, उनका ऑपरेशन करीब 1 सप्ताह पहले हुआ था। तो कौन हॉस्पिटल में?
राजेश हाईटेक सिकरीगंज में। अच्छा, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? आँख का। अच्छा, तो अच्छा। आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया तो दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए। और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताए कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। तो आँख निकाल दिया गया उनका। क्या नाम है उनका? देवराजी नाम है। उम्र क्या पड़ेगा? लगभग 40-40 साल लगभग पड़ेगा। अच्छा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ जी, था? मोतियाबिंद का। अच्छा, किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं वहाँ? वहाँ पे एम्स में है। एम्स में। और भी आपके गांव के लोग हैं? हाँ, अभी हैं। एक खेताऊ बेलदार की पत्नी है, उनका भी वैसी ही हालत है। फिर अभी इलाज उनका भी चल रहा है। अभी उनका कुछ बता नहीं सकते हैं कि किस पोजीशन पे उनका है आँख। अच्छा, अच्छा। वही उसी हॉस्पिटल में वो भी है। लेकिन आपकी चाची का आँख निकाल दिया? निकाल दिया ये गया। कब निकाला गया है? ये आज ही रात में निकाला गया है। अच्छा, आज रात में। दिक्कत वैसे में ऐसे में हुआ दर्द उनके बहुत कचड़ा गिरत है। आँख से मवाज गिरा था? अच्छा, कहाँ ऑपरेशन भाई लाल? ऑपरेशन भला सिकरीगंज राजेश हाईटेक हॉस्पिटल? हाँ, राजेश हॉस्पिटल में। रविवार के? हाँ, रविवार खमैलिया गइल रहनी। आप ही ले गए? कितना मरीज रहल वो दिन? आ वो दिन मरीज गइले के बाद से हमन के 18 आदमी गिना गइल रहनी। ओकरे बाद से नहीं बता पाए हम। अच्छा, जब आप थी 18 आदमी। इतना मने गिनाइल रहनी। आपके गांव कितने लोग हैं? हमरे गांव का यो एक जनी रहली नहीं ना, ये हमारे साथ रहली, एक जनी और रहली। तू ठीक ठाक या खाली यही दो जनी दिक्कत है। अच्छा, अच्छा। उनके और आपके क्या दिक्कत है सासू माँ की? हमारे सास माँ की यह दिक्कत है, उनके दर्द बहुत रहल हुआ, एकदम ममाजी लेखन अखिया से गिरत रहल है और दर्द बहुत रहल है। हाँ, अब ये समय ये नहीं पता, लेकिन भिनैया पूछाइल है तब दर्द कथिन दवाई खैले। बड़ी मम्मी है तो उनको सिकरीगंज में राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आए। रात में काफ़ी दर्द होने के कारण हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए, राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ से भी बोले रेफर किए गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में भी कोई मतलब उनका इलाज नहीं हो पाया। फिर वहाँ से रेफर किया दिल्ली में, वहाँ पे इस समय भर्ती हैं। वहाँ पे जो 48 घंटे का समय दिया था ऑपरेशन के लिए, तो आज उनका ऑपरेशन हुआ है। तो ये देखिए, हम लोग को 4 तारीख को ही पता लगा कि 1 तारीख को करीब 30 ऑपरेशंस हुए थे सिकरीगंज में, जिसमें उन लोग को इन्फेक्शन हो गया है। उसके आधार पर तुरंत ही एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 आई सर्जन, एक बीआरडी से और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिए गए, और 2 हमारे सीनियर ऑफिशियल्स उसमें थे। और इन लोगों ने उसी दिन से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कई लोगों की आँखें ख़राब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आँख निकालने की सूचना है, और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। 1 तारीख को जब ये घटना हुई, जैसा कि इन लोगों ने बताया अपने बयान में, कि 2 तारीख को इन लोगों ने सभी मरीजों को जिनको प्रॉब्लम हुई थी अलग अलग अस्पतालों में, कुछ को दिल्ली, कुछ को BHU, और कुछ लोगों को लोकल में ही जो अच्छे हॉस्पिटल्स थे उन हॉस्पिटल्स में संदर्भित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करते हुए 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विज़िट किया। विज़िट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी OT का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने BRD मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। और उसके बाद फिर इस पर अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। आज या कल में हम लोग को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो तदनुसार जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई। न्यू सिकरीगंज में जो ये हॉस्पिटल है, इसमें एक दिन में कैटेगराइज्ड ऑपरेशंस हुए, जिसमें इन्फेक्शन की बात सामने आई है और वो लोग अलग अलग जगह ट्रीट हो रहे हैं और कईयों में इन्फेक्शंस बढ़ा भी है। तो तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, सील कर दिया है, और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उस इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी, और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखिए, तमाम सवाल इस मामले से उठते हैं। सरकार से लेकर प्रशासन तक सवालों का जमावड़ा लग जाएगा, सवालों के ढेर लग जाएंगे, जिसका जवाब न सरकार दे पाएगी और न प्रशासन। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, देखिए, सवाल तमाम है। सिर्फ एक निजी अस्पताल ने अपना कैंप लगाया, लोग वहां पहुंचे, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, और कुछ दिनों बाद ही 4-5 दिन बाद दिक्कतें शुरू हुई और स्थिति ये आ गई कि अब सीधी आंख निकालनी पड़ी। यानी कि रोशनी की उम्मीद लेकर पहुंचे थे और आंख गवा बैठे। बिल्कुल, ये तब है राणा, जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगभग 47,000 करोड़ रुपया हर साल इसी स्वास्थ्य के बजट पे खर्च करती है। पिछले साल के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 533 अस्पतालों को बंद कराया गया,
क्योंकि वहां पे मानक से चीजें नहीं चल रही थी। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के अपने शहर में अगर ये चीजें हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के और अस्पताल प्रबंधन को लेकर के। और जिस जगह ये हॉस्पिटल है, गोरखपुर के दक्षिणांचल का इलाका कहा जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति वहां पे पूरी तरह से बदहाल है। और जो छोटे छोटे इस तरह के हॉस्पिटल है, अगर कहें तो झोला साहब डॉक्टरों ने जो स्टेब्लिश किए हैं, उन हॉस्पिटलों में लोगों को जाकर के महंगा इलाज कराना पड़ता है। और इलाज के नाम पर जो हुआ हम सभी ने देखा कि 9 लोग अपनी आंख गंवा दिए अभी तक। सबसे बड़ा सवाल एक और इसमें है कि अभी तक हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हॉस्पिटल को बंद करा दिया गया है, ओटी सील किया गया है। पता है सबको कि डॉक्टर की लापरवाही थी, इनके यहाँ पे जो ओटी है वो पूरी तरह से संक्रमित था, बावजूद इसके अभी सिर्फ परिजनों के तहरीर का इंतजार किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है। और सिर्फ बिल्कुल। और देखिए गोरखपुर की दीपक बात जी, नहीं एक और करते बड़ा हैं। सवाल जी। इसमें यह भी उठता है कि देखिए सबसे पहले तो ये कि इसको 2 कारण से इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं। एक तो ये कि जो अस्पताल है उनका एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो जाता है और लोग इसलिए वहां जाते हैं क्योंकि उनको सस्ती और लगभग फ्री जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं जो महंगे में है। अब सरकार का फेलियर ये देखिए कि सरकार ना तो लोगों को इतना कैपेबल बना पाई कि वो अच्छे अस्पताल तक जा सके, और दूसरा यह कि वो अपने सरकारी अस्पतालों को उतना बेहतर नहीं बना पाई कि लोग शिविर छोड़कर अस्पतालों में जा सके। तो सरकार दोनों जगह फेल। बिल्कुल इसे फेल्योर मानेंगे, और इसलिए ये फेल्योर मानेंगे क्योंकि जिला अस्पताल पे जो आई डिपार्टमेंट होता है वहां पे भी सुविधाएं होती हैं, और वहां पे भी लोगों को अपने आंख के ऑपरेशन के लिए बेहद कम दाम में, अगर कहें तो लगभग निःशुल्क की जो व्यवस्था होती है, उसमें आकर के लोग अपनी आंखों का ऑपरेशन करा सकते हैं। लेकिन वहां पे होता नहीं है। और यही अस्पताल के जो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं, सीएमओ होते हैं, जब इस तरह के कैंप लगते हैं तो यही जाकर के फीता काटते हैं और यही उस प्राइवेट अस्पताल का एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। तो निश्चित रूप से अब बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट जब आ जाती है, मरीज के जो परिजन हैं वो अगर आके तहरीर देते हैं तब कार्रवाई क्या करता है जिला प्रशासन। लेकिन अभी तक जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो संतोषजनक नहीं है, और यही कारण है कि अब विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिला है। राणा अखिलेश यादव ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री के जिले में इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा किया है कि जिस शहर में, जिस जिले में मुख्यमंत्री रहते हो, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात पूरे प्रदेश में नजीर के रूप में दी जाती है इंसेफ्लाइटिस को लेकर के, वहां पे अगर 9 मरीज अपनी आंख की रोशनी के साथ साथ अपनी आंख ही खो बैठते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बिल्कुल। और देखिए सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जो आप करोड़ों रुपया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खर्च कर रहे हैं, आंकड़ा आपने भी अभी दीपक दिया, वो पैसा फिर जा कहां रहा है? अगर लोगों को रोशनी के चक्कर में आंख गंवानी पड़ जाए तो फिर वो पैसा गया कहां, किसकी जेब में गया? देखिए ये सभी को पता है कि सरकारी अस्पतालों में जो पैसे आते हैं उनका उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, क्योंकि 9 का जो 90 बिल बनाया जाता है वो यही होता है। पैसे तो आते हैं, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए आते हैं, डॉक्टरों के लिए आते हैं, तमाम जो इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है नई, उसके हिसाब से सरकार चाहती है कि अस्पतालों का अपग्रेडेशन हो, तत्काल जो व्यवस्थाएं हैं वो मिल सके लोगों को। लेकिन होता कुछ नहीं है। और खासतौर पर अगर ग्रामीण इलाकों की, आज भी हम लगभग योगी सरकार के 9 साल हो गए हैं, अगर आज भी हम बात करें तो शहरी इलाकों में तो कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन ग्रामीण अस्पतालों की अगर बात करें, पीएचसी सीएचसी की बात करें, तो ना तो वहां पे आज भी आपको डॉक्टर मिलेंगे, ना तो वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और यही कारण मजबूरी में लोगों को इस तरह के प्राइवेट जो छोटे छोटे हॉस्पिटल खुले हैं वहां पे जाना पड़ता है। और इस तरह के हॉस्पिटलों को लेकर के सरकार ये कहती है कि हम अभियान चला रहे हैं, अस्पतालों को सील कर रहे हैं, लेकिन 1 साल में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 से अधिक जिलों में अगर हम देखें तो मात्र 550 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अगर अस्पतालों की संख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये संख्या कम से 5 लाख है। तो निश्चित रूप से आंकड़े बड़े हैं, और जिस तरह से कार्रवाई हुई है ये बताता है सिर्फ कोरम पूर्ति की गई है, और जो सरकारी बजट के पैसे आते हैं वो ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, जमीनी रूप से लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और गोरखपुर के प्रशासन पर यह बड़ा सवाल है, और सवाल नहीं, इसे कलंक माने वो अपने माथे पर, कि एक इंसान जो अपने आंख की रोशनी लेने के लिए गया था उस उम्मीद से, लेकिन आंख गवा बैठा है। बताइए हुजूर, इसमें कसूर किसका है? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर।